ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। डेनियल उस वक्त डेविड के सामने सर झुकाए बैठा था। डेविड बिल्कुल खामोश बैठा, बस उसे घूरे जा रहा था। डेनियल उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो उस वक्त क्या सोच रहा होगा। तो ये था तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान, और ये थे तुम्हारे वो बंदे जिन पर इन्हिसार करते हुए तुम इतना बड़ा ऑपरेशन करने चले थे। उस अल्फा वन ने तो तुम्हारे बंदों की गेम कुछ करने से पहले ही ख़त्म कर डाली। डेविड अजीब से लहजे में बोला, लेकिन डेनियल ने सर उठाने की जसारत ना की। वो जानता था कि अगर इस लम्हे बोल पड़ा तो फिर उसे ऐसी सफाइयाँ देनी पड़ेंगी जो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? तुम तो कह रहे थे कि सारे मामलात तुम्हारे इख्तियार में हैं, और 1-2 दिनों में मुझे कोई अच्छी खबर दोगे। तो लो, आ गई अच्छी खबर। डेविड का लहजा मजीद सख्त हो गया। एक तरफ हमारे इतने कीमती बंदे जान से गए, और दूसरी तरफ हमारी एजेंसी का नाम अलग बदनाम हुआ। अब बताओ, ये तुम्हारे दिमाग का कीड़ा था या एक और मौका चाहते हो? वो ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचते हुए धाड़ा, तो डेनियल ने हिम्मत करके सर उठाया। चीफ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझसे गलती हुई है, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। डेनियल फरमाबरदारी से बोला, सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी तक ये मालूम ही नहीं कि तुमसे गलती क्या हुई है। अगर मालूम है तो बताओ मुझे, क्या गलती हुई है और किस नौयत की है? डेविड इसे बगौर देखते हुए बोला, वो चीफ, वो गलती मुझसे ये हुई कि मैंने जल्दबाजी कर दी। अगर थोड़ा और होमवर्क कर लेता तो शायद ये हादिसा पेश ना आता। डेनियल सर झुकाए बोला, तो डेविड ने पूरी कुव्वत से मेज़ पर हाथ मारा। बकवास। डेविड की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। तुम्हें अब तक ये भी मालूम नहीं कि तुमसे गलती क्या हुई है। तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां वो लोग चाहते हैं। अक्ल के अंधे, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी गलती क्या थी। तुमने अल्फा वन को बहुत हल्का ले लिया। तुमने इसके दिमाग को अंडर एस्टीमेट करते हुए अपना जाल फैलाया। जबकि मैं तुम्हें बारहा समझा चुका हूं कि जो हमारे मुकाबले में हैं वो कोई आम लोग नहीं। ना वो आम शख्स है, ना आम एजेंसी। वो मंझे हुए और एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करने वाले लोग हैं। और तुमने क्या कर डाला? डेविड की आंखों में शोले भड़कने लगे। इसकी गर्लफ्रेंड को उठाने की कोशिश की, और बदले में इन्होंने सबको जलाकर राख कर डाला। इसके अल्फाज गोया डेनियल के सर पर बम की तरह गिरे। उसने चौंक कर सर उठाया। वो चीफ, मैं वो बस इतना ही बोल पाया था कि डेविड कुर्सी से झटके से उठ खड़ा हुआ। बस डेनियल, बस। वो धारा, अगर मैंने तुम्हारे ज़िम्मे एक काम लगाया था तो इसका मतलब यही था कि तुम पर मेरी नज़र है, और जो बातें तुम कर रहे थे इन पर मेरे कान धरे हुए थे। जो भी तुमने इस मलक नज़ीर से कहा, मुझे सब खबर है। उसने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया, फिर सर्द लहजे में बोला, अब बस, बहुत हो गया। तुम्हारा एक इम्तिहान था और तुम बुरी तरह फेल हो गए। अब ये मुआमला मैं खुद देखूंगा, क्योंकि बहरहाल मैं भी कहीं जवाबदेह हूँ। डेविड एक हतमी फैसले पर पहुँच चुका था। इसने पास रखी हस्पानवी शराब की बोतल खोली और अपने लिए ग्लास भरने लगा। ये वाज़ेह इशारा था कि डेनियल जा सकता है। डेनियल खामोशी से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। इसका दिमाग बुरी तरह खोल रहा था।
पे दर पे नाकामियों ने इसके अंदर की नफरत को और हवा दे दी थी, और ये नफरत किसी ना किसी दिन फटने वाली थी। अल्फा 1 ने पहली बार मलक कासिम की शक्ल देखी थी। जैसे ही नज़र इस पर पड़ी तो वो चौंक गया। इसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने मलक कासिम को कहाँ देखा है। उलझन भरे अंदाज में वो अपने कमरे में चला आया और जहन पर जोर देने लगा। अचानक इसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ। फौरन मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप ओपन किया। इनाया के मैसेजेस में उसने नीचे तक स्क्रॉल किया, फिर एक जगह रुककर गौर से देखने लगा। वो तस्वीर थी जो इनाया ने भेजी थी। ये तस्वीर दरअसल सारा ने दी थी और इनाया से मदद की दरख्वास्त की थी। तो ये साहब हैं जिन्होंने एक मासूम लड़की की मासूमियत को दांव पर लगा रखा है। अल्फा पुरसोच लहजे में बड़बड़ाया और उठकर बरादो 1 के कमरे की तरफ बढ़ गया। जी जनाब, खैरियत? बरादो 1 ने उसे सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा। यार, मुझे इस मलक कासिम से इंटेरोगेशन करनी है। ये मेरा ज़ाती मामला है, उसीलिए मैं राजदारी चाहता हूँ। तो बस सेट अप करके मुझे बता देना, फिर मैं इससे बात करूँगा। वो बरादो 1 को समझाते हुए बोला। बरादो 1 ने सर हिलाया और इंटेरोगेशन रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब वो शीशे के पीछे बैठा मलक कासिम को बगौर देख रहा था। कासिम हैरानी से कमरे का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि वो अभी तक ये समझ ही नहीं पाया था कि उसे किस चक्कर में उठाया गया है। इसने रिकॉर्डर का बटन ऑन किया तो साथ ही सॉफ्टवेयर भी चल पड़ा। हाँ भाई, जानते हो कि तुम्हें यहाँ लाने का मकसद क्या है? वो अपने मखसूस लहजे में बोला। कासिम चौंक कर इधर उधर देखने लगा। ध्यान से सुन लड़के, तुमने एक मासूम बच्ची का जीना हराम कर रखा है। हम आम तौर पर ऐसे मामलात में दखल नहीं देते, लेकिन वो बच्ची हमारी कुछ लगती है। 3-4 दिन में तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि यहाँ लाए गए लोगों का क्या हाल किया जाता है। डरा सहमा मलक कासिम धूप निगलते हुए हवनक बन गया और बार बार आसपास देखने लगा। इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो शदीद खौफज़दा है। इसकी तस्वीरें हैं और वीडियोस भी। बताओ, तुम्हारे मोबाइल के अलावा वो और कहाँ हैं? अल्फा ने गिरफ्त मज़ीद मजबूत करते हुए कहा। झूठ बोलोगे तो फिर सिर्फ बात नहीं होगी, बल्कि तुम्हें अमली नमूना दिखाया जाएगा कि एजेंसी वाले कितने बेरहम हो सकते हैं। ये सुनते ही मलक कासिम की हिम्मत जवाब दे गई और वो रो पड़ा। सर जी, सब कुछ मेरे मोबाइल में ही है, वो तो आप लोगों के पास होगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे एक मौका दे दें, मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मलक कासिम रोते हुए बोला। पिछले 4-5 दिनों में जो सलूक इसके साथ होता आया था, इसके बाद उसे उम्मीद बहुत कम थी कि वो यहाँ से कभी जिंदा निकल पाएगा। गुड, अल्फा भारी आवाज़ में बोला। अभी तुम्हारा मोबाइल पूरा स्कैन किया जाएगा, और अगर इसके अलावा भी कहीं तुमने वो मवाद रखा हुआ है, तो समझ जाना कि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये कहते ही अल्फा ने माइक का बटन ऑफ किया। शीशे के पार वो देख सकता था कि दरवाज़ा ओपन हुआ और नकाब पहने 2 एहलकार अंदर दाखिल हुए। इन्होंने मलक कासिम को बाजुओं से थामा और उसे वापस इसके सेल की तरफ ले गए। सालों पर जवानी आई नहीं और बनना है ब्लैकमेलर। अल्फा धीरे से बड़बड़ाया और कमरे की लाइट बंद करते हुए थके कदमों के साथ बरादो 1 की तरफ चल पड़ा। घर में अचानक एक हड़बड़ाहट सी मच गई थी। वजह ये थी कि जवाद की कॉल पहले अपने घर पर और फिर अरबाज साहब के घर भी पहुंची थी। इस कॉल में वो बज़िद था कि हर हाल में इनाया को बरतानिया बुलवाना है। उसी सिलसिले में शहबाज साहब अपनी फैमिली समेत अरबाज साहब के घर पर मौजूद थे। तो भाई, फैसला किया है आपका?
शहबाज साहब ने बात का आगाज किया। मेरी तो राय है कि ये बहुत अच्छा वक्त है। शादी तो वैसे भी दोनों की हो ही चुकी है, तो फिर इस नेक काम में देर कैसी। अब देखिए ना, दोनों बच्चे वहाँ अकेले होंगे तो एक दूसरे को समझने का बेहतर मौका मिलेगा। और जवाद को तो वहाँ अच्छी सरकारी मुलाजमत भी ऑफर हुई है। बाकी हम सब यहाँ से उसकी मदद करते रहेंगे। काफ़ी देर समझाने के बाद जब शहबाज साहब रुके तो अरबाज साहब गहरी सोच में डूब गए। पता नहीं शहबाज, मेरा दिल नहीं मान रहा। यूं अचानक बच्ची को इतनी दूर भेज देना बस कुछ अजीब सा लग रहा है। अरबाज साहब ने अपने खदशात का इजहार किया। शहबाज साहब ने नरमी से अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। भाई साहब, आपके अपने ही घर का बच्चा है, फिक्र कैसी। शहबाज साहब नरम लहजे में बोले, कुछ ही अरसा लगेगा, दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। मुझे इनाया पर पूरा भरोसा है कि वो सब संभाल लेगी। ये कहते हुए इन्होंने एक नज़र इनाया की तरफ डाली। वो नज़रें झुकाए अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में चली गई। जब से उसे ये सुहाने रूह खबर मिली थी कि जवाद उसे भूलवाना चाह रहा है, वो रोहानसी होकर पूरे घर में बेमकसद फिरती रही थी। अब भी आंखों से आंसू रवां थे। दिल में तड़प बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो सुल्तान के साथ सुहाने ख्वाब देख चुकी थी। ऊपर से अल्फा वन की तलाश ने इसकी काया ही पलट दी थी। अभी तो वो सुल्तान के करीब होने के एहसास से बहलने लगी थी कि बरतानिया जाने का नया मसला खड़ा हो गया। वो लरजते हाथों से आंखों के किनारे पहुंचते हुए सुल्तान का नंबर मिलाने लगी। दूसरी घंटी पर ही कॉल उठा ली गई। जी जनाब, कहिए, कैसी हैं आप। सुल्तान की चहकती हुई आवाज़ कानों में गूंजी। मर गई आपकी जनाब, इनाया हिचकियां दबाते हुए बोली। वो जवाद की कॉल आई थी। वो मुझे इंग्लैंड बुलवाना चाह रहा है और सब लोगों से बात भी कर चुका है। इनाया की आवाज़ लरज रही थी। उसने तहिया कर लिया था कि अब सुल्तान के सामने अल्फा वन का जिक्र नहीं करेगी। वो जानती थी कि जब भी वो इस पुरस्कार वजूद का तज़किरा करती, सुल्तान अंदर ही अंदर बुझ सा जाता। किसी और मर्द का नाम इसकी ज़बान पर आता तो सुल्तान की खामोशी लम्हा लम्हा उसके दिल को काटती थी। क्या कह रही हो इनाया। सुल्तान की आवाज़ एकदम बदल गई। ये सब कैसे हो गया अचानक। तुम बस तमाशा देखते रह जाओगे और वो तुम्हारी इनाया को तुम्हारी आंखों के सामने ले जाएगा। सुल्तान। अब की बार इनाया के ज़ब्त का बंधन टूट गया और आंसू बेइख्तियार इसके रुखसारों पर बह निकले। ओहो, अच्छा, रो तो नहीं यार। देखो, ये एक ना एक दिन होना ही था। हम दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सुल्तान के लहजे में एक अजीब सी शिकस्तगी थी। इनाया का रोना एकदम थम गया। वो आंसू पहुँचते हुए हैरत और सदमे के आलम में सुल्तान की बातों और उसके लहजे में खो गई। सुल्तान, ये तुम क्या कह रहे हो। अगर ये सब होना ही था तो फिर वो किया था जो तुम मुझसे कहते रहे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस मसले का कोई हल निकाल, लेकिन हर बार तुमने यही कहकर टाल दिया कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और अब जब वक्त आ गया है तो तुम यूं पीछे हट रहे हो। इनाया के लहजे में बेबसी अपनी इंतहा को छूने लगी। यारा, मैंने हर तरह से सोचा, हर रास्ता तलाश किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हकीकत यही है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा लिया, लेकिन देख लो, आज हालात हमारे सामने किस तरह खड़े हैं। सुल्तान की आवाज़ बुझती हुई शमा की मानिंद थी। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई हारा हुआ जुआरी एक ही बाजी में अपना सब कुछ हार बैठे। वाह सुल्तान वाह, शाबाश है भई। इनाया की आवाज़ गुस्से और तंज से कांप रही थी। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे यूं खुद को ख्वार कर रही थी। तुम जैसे मतलबी और ओछे इंसान से और उम्मीद भी किया रखी जा सकती है।
ایک تم ہو جو مجھے اس وقت یوں اکیلا چھوڑ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو میرا کچھ بھی نہیں لگتا لیکن پھر بھی میری ہر خبر رکھتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر الفا 1 کا ذکر آ ہی گیا، مگر سلطان نے حسب روایت خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اوکے جناب، غلطی میری ہی تھی اس سب میں، عنایہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں مر جاؤں گی لیکن آج کے بعد آپ کو یاد تک نہیں کروں گی۔ غصے کی انتہا پر وہ سلطان کو جھڑک کر کال کاٹ گئی۔ بڑا آیا میرا خیر خواہ، تم تو جواد سے بھی گئے گزرے نکلے سلطان، عنایہ بڑبڑائی۔ اس نے تو مجھے رات کے اندھیروں میں اکیلا چھوڑا تھا، لیکن تم نے تو مجھے بیچ راستے پر چھوڑ دیا۔ عنایہ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے تیزی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔